सबसे पहले हम जानते हैं मांसपेशियों का निर्माण। ठीक है, तो मांसपेशियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे हमारा जो शरीर होता है इसमें क्या है, गुड मॉर्निंग अनेकों मैम। कोशिकाएं होती। मॉर्निंग। हम लोग आज की क्लास आरंभ कर चुके हैं, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए उसके साथ में। देखिए, जो मांसपेशियों का जो निर्माण होता है, हेलो। आप लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो मांसपेशियों का निर्माण जो है, सबसे पहले मांसपेशी कोई भी संस्थान का यदि निर्माण होता है, कोई भी मैम बोल रही है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही है। आ रही है। तो हाँ। दीपिका जी, ये प्रॉब्लम किन को हो रही है, एक को हो रही है या सभी को हो रही है आप लोगों को। सुमन जी को हो रही है, बाकी तो सबको आ रही है आवाज। हाँ, तो सुमन जी आप ना अपना नेटवर्क एक बार चेक कीजिए, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम रही हो। ठीक है, तो मांसपेशियों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। जैसे देखिए, मांसपेशियां जो हैं उनका किस प्रकार से निर्माण है, जैसे हमने अभी बताया कि बॉडी के निर्माण के लिए जैसे सेल्स की आवश्यकता होती है, उसके बाद फिर टिश्यूज का निर्माण होता है, फिर उसके बाद कंकाल तंत्र बनता है। तो उसको कवर अप करने के लिए जो संस्थान बनता है वो कौन सा है, वो है मांसपेशीय संस्थान। तो मांसपेशीय संस्थान, इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण हुआ है, इसमें क्या है, अनेक कोशिकाएं अर्थात बहुत सारी कोशिकाएं, और उनके जो समूह होते हैं उनके समूह ही ऊतक कहलाते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं और ऊतक के द्वारा क्या होता है, शरीर के बहुत सारे अंग बनते हैं। ठीक है, सब बहुत सारे अंगों का निर्माण होता है। फिर इन्हीं कोशिकाओं को क्या है, इन्हीं कोशिकाओं से ही जो मांसपेशी की जो उत्पत्ति होती है, उससे क्या है, मांसपेशी के प्रत्येक तंतु में अनेक कोशिकाएं होती हैं। जो जो ये कोशिकाएं होती है ना, टोटल सेल्स जो होती हैं, उन्हीं की उन्हीं से ही क्या है, मांसपेशी की उत्पत्ति होती है। वो जब पूरे एक गुच्छे के रूप में आती हैं, इकट्ठी होती हैं, मांसल भाग बनाती हैं, तो मांसपेशियां बनती हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं सेल्स के, कनेक्टिव टिश्यू है, और टिश्यूज में आ जाता है, फिर वो जब तो कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है, और सेल्स में रहते हैं, तो सेल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होते हैं। तो सेल्स भी जब उनका डिवीजन होता है तो वो क्या होती हैं, वो कोशिकाएं, डिफरेंट डिफरेंट कोशिकाएं जो होती हैं वो फ्लैशी, एक उनका गुच्छे के आकार में आकर के वो क्या करती है, मांसपेशी की उत्पत्ति करती हैं। तो मांसपेशी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कोशिकाओं से। ठीक है, फिर मांसपेशी के जो प्रत्येक जो उसका तंतु होता है उसमें क्या होती है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। मांसपेशी के प्रत्येक तंतु में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो मन इसमें क्या होता है, मांसपेशियों का क्या होता है, मांसपेशियों की वजह से मनुष्य जो शरीर है उसका जो अधिकतर बाह्य, जो बाहर दिखता है, जो बाहरी जो दिखता है आकार प्रकार, वो और आंतरिक भाग अधिकतर मांसपेशियों से ढका रहता है। जैसे हृदय है, और रिब्स हैं, फेफड़े हैं, जितने भी ये हैं, और बाकी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, पीछे पूरा स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो ये सब क्या है, जिन जो बाहर नहीं दिखाई देते हैं, जो शरीर के अंदर हैं, वो सभी भी बाह्य और आंतरिक रूप में मांसपेशियों से ढके रहते हैं, इसीलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो मांसपेशी उन्हें कवर अप करता है। फिर क्या होता है, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है वो पूरी तरीके से मांसपेशियों से ढका रहता है, इसी की वजह से वो सुंदर और सुडौल दिखाई भी देता है। ठीक है, जो जैसे मतलब जितना जहां पर आवश्यक है, जिस अंग विशेष पर उतना यदि स्थिति बनी हुई है, मांस ने कवर अप किया हुआ है, तो वही क्या है, वही सुंदर और है। लेकिन यदि यही मांस जो है, यही जो मांस के सूत्र हैं, जो गुच्छे हैं, यही जैसे ज्यादा आ जाते हैं, जैसे किसी किसी को आपने देखा है कि मोटापा, एक ओबेसिटी एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, बेले रीजन पे बहुत ज्यादा फैट इंक्रीज हो जाता है। तो जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जब बेले बाहर आ जाता है, जब फैट इंक्रीज हो जाता है वहां पे, तो वो क्या है, वो शरीर सुंदर और सुडौल नहीं रह गया। वहां पे क्या है, वहां पे बीमारी आ चुकी है। तो वहां पे क्या है, मांस का अत्यधिक स्थापन हुआ है, और इसी कारणवश क्या है, वो बेडोल दिखने लगता है। तो ये क्या है, यहाँ पर बैलेंस नहीं है मांसपेशियों का। तो
तो मांसपेशियां क्योंकि बढ़ चुकी हैं, वहां पर फैट बढ़ चुका है, तो कुछ तंतुओं के बढ़ जाने के कारणवश क्या है, वहां पर शरीर बेडोल हो जाता है। तो मेन काम क्या है मांसपेशियों का, शरीर का सुंदर और सुडौल दिखाना। वो उतनी ही होती है मांसपेशी स्पेसिफिक ऑर्गन पे जितनी की हाइट, वेट और उन सब के हिसाब से आवश्यकता होती है। फिर मांसपेशियों का क्या होता है, ये क्या होती है, ये एक मांसपेशियां जो है ये एक लसदार समूह को भी कहा जाता है। इनमें क्या होता है, जैसे जितना भी मांसल एरिया होता है, जैसे या तो ये मांस के गुच्छे के रूप में होती है, या फिर क्या होता है कि मांस एक एक मांस के सूत्र के रूप में होती है। छोटा छोटा मांस होता है स्पेसिफिक ऑर्गन पे। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे जो हमारी बाइसेप्स मसल्स है ना, जो जिनसे जैसे जो लोग जिम वगैरह करते हैं तो उनकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिखने लगती हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे मांसपेशियों का एक गुच्छे के रूप में होती हैं, एक लसदार समूह के रूप में होती हैं। वहीं क्या है, जैसे हमारी कलाई है, तो कलाई पर क्या होती है, मांसपेशी क्या है, एक सूत्र के रूप में आ जाती है, छोटे छोटे सूत्र के रूप में। वहां पे क्या है, वो गुच्छे के रूप में नहीं है। अब जैसे हमारी थाइज है, जो मानव शरीर की जैसे जंघा जो होती है, तो जंघा पर और हिप्स पर जो होता है, हिप रीजन पर कूल्हे के पास में, वहां पे क्या होता है, फिर ये लसदार के रूप में आ जाती है, वहां पे फिर गुच्छे के रूप में आती है। तो ये सब क्या है, ये मांसपेशियों के ही विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। फिर इनमें क्या होता है, जो मसल्स जो होती हैं, इनका जो इनमें मेन जो क्वालिटी होती है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का होता है। इन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे आप कोई भी योगाभ्यास करते हैं, या फिर कोई भी आप क्रिया या किसी प्रकार का ऐसा भी अभ्यास किया जाता है, चलते हैं, फिरते हैं, झुकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे शरीर का मूवमेंट हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें इनमें मसल्स में क्या होता है, मोस्ट जो इनमें एक क्वालिटी होती है वो होती है संकुचन की। संकुचन का इनमें क्या होता है, विशेष गुण पाया जाता है कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके गुण के कारण ही, संकुचन के कारण ही क्या होता है, हम अपने हाथ पैर, सिर और जितने भी शारीरिक अंग हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हम उनको मूव कर सकते हैं, उनको अलग अलग दिशाओं में हम घुमा सकते हैं। किसके कारणवश घुमा सकते हैं, संकुचन के कारणवश। ठीक है, फिर इनके द्वारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क हो सकते हैं। जैसे हम हेड को हम बोलते हैं ना, हेड रोटेशन, नेक रोटेशन, नेक रोटेशन, तो नेक को रोटेट कर पाते हैं हम, तो किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रेक्शन का गुण होता है वहां की मसल्स में। जैसे नेक की मसल्स है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो वो जो मसल है उसका काम क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन, तो वो क्या करती है, उसी की वजह से क्या है, हम पूरे नेक रीजन को मूवमेंट कर पाते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो इस प्रकार से फिर ऐसे जो है हाथ पैरों की मसल्स भी हैं, उन्हीं की वजह से हम उन्हें फॉरवर्ड बैकवर्ड कर पाते हैं एंड राइट और लेफ्ट बेंड कर पाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जैसे मुंह का खुलना होता है, बंद करना होता है, तो ये सब क्या है, संकुचन, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। फिर जैसे हम हाथों से लिखते हैं, तो जो ग्रिप बनता है ना हमारे हाथों में, सभी को आवाज क्लियर है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके ओके। तो जैसे हमारे हाथों में जब हम ग्रिप बनता है पेन पकड़ने का, तो कहाँ, यदि जैसे आपने देखा होगा एक डिजीज होती है, कुछ डिजीज होते हैं, जैसे एक तो होता है सेरेब्रल पाल्सी और एक होता है पैरालिसिस। तो उनमें क्या होता है, उनमें व्यक्ति के अंग विशेष जो हैं, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में इस प्रकार से हो जाता है कि हाथ की ग्रिप बनना बंद हो जाती है, क्योंकि पूरे एक पोर्शन में वो लकवा पड़ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो वो क्या है, हाथ की ग्रिप बनना बंद हो गई, क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्वालिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, वो ग्रिप नहीं कर पाते हैं चीजों को भी। पेन तो बहुत दूर है, ठीक है, वो बड़ी बड़ी चीजों को भी ग्रिप नहीं कर पाते हैं। तो हम किस वजह से ग्रिप कर पाते हैं, जो जो हेल्दी लोग होते हैं वो इसलिए कर पाते हैं कि क्योंकि उनकी मसल्स में जो उसका नेचुरल जो हैबिटेंट है, जो क्वालिटी है संकुचन का, वो बना रहता है, और इसी वजह से इजीली हम चीजों को ग्रिप कर पाते हैं। फिर पैरों से चलना भी एक हृदय की जो धड़कन है वो भी संकुचन का एक गुण है। किसी का माइक ऑफ ऑन है, ऑफ कर लीजिए। फिर भोजन का, जैसे भोजन हम लेते हैं तो किस प्रकार से, यदि मसल्स में संकुचन का गुण ना हो तो भोजन जो मुंह में रखा है वो मुंह में ही रखा रहेगा,
क्योंकि वो नीचे सरक कर जाएगा ही नहीं। तो उसे नीचे सरक कर ले जाने वाला कौन होता है? मसल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें, और उसी की वजह वजह से जो है हम खाने को सटक पाते हैं, नीचे उतार पाते हैं। ठीक है ना? तो कभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है कि खाना या तो टुकड़ा बड़ा खा लिया या फिर कुछ ऐसी चीज खा ली कि वो गले में अटक जाती है। तो क्या होता है कि आंखों से पानी आने लगता है, आंखें बिल्कुल निकली निकली होने लगती है। तो ये क्या होता है, उस टाइम पे जो है हम आवश्यकता से अधिक, जितना कि आहार नली का इतना उसका स्पेस नहीं है, उसका कॉन्ट्रेक्शन का इतना ज्यादा उसमें रिलैक्सेशन नहीं बना हुआ था, ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाई, उससे अधिक का हमने ले लिया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, या अचानक से हमने ले लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो एकदम से अपना कार्य नहीं कर पाती है, तो वो वहीं पे रुक जाती है। जब वो अचानक से कोई भी वस्तु स्पेसिफिक जैसे ओसोफेगस में रुक जाती है, तो क्या होता है, उसी टाइम पे कॉन्ट्रेक्शन करना बंद हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर अचानक से जैसे पानी लेते हैं या कुछ और लेते हैं, तो वो नीचे गटक जाती है, नीचे उतर जाती है। तो यही सब क्या है, ये मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है? आंखों की पुतलियां भी जो हैं, जो सिकुड़ती हैं, और उनका फैलना जो है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, तो ये सब भी मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है? फिर इसमें क्या है, अब जो हमारी जो मांसपेशियां हैं, इनमें इनका निर्माण कैसे होता है वो तो हमने देख लिया। लेकिन इनका जो है, इनका नामकरण किस प्रकार है वो हमें जानना है। तो जैसे पेशियों का जो नामकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, वो उनकी बनावट के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, और जो हमारे शरीर में जो उनकी स्थिति है उनकी आधार पर, और उनके तंतुओं की दिशा, जो उनके फाइबर्स जो उनमें होते हैं ना, जैसे हमने कोलेजन फाइबर और बाकी सब के बारे में भी जाना था जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या है, पेशियों का नामकरण जो है वो उनकी बनावट, कार्य, और उनकी शरीर में स्थिति और तंतुओं की दिशा के आधार पर रखा गया है। जैसे कोई भी यदि जैसे अंग ही हैं, हमारे शरीर के विशेष ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और आपके लंग्स हैं, तो लंग्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही क्यों रखा गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों नहीं रखा गया है? या फिर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनको दूसरे और एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्यों नहीं रखा गया है, उसको रिप्रोडक्टिव में? तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी बनावट, उनके कार्य, और शरीर में उनकी जो स्थिति है, उसके आधार पर ही उनका डिवीजन हुआ है। ठीक है? उसके आधार पर ही उनका बंटवारा हुआ है। जैसे घर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यदि घर में मान लीजिए एक बेटा है और एक बेटी है, तो दोनों को यदि दोनों को सेम उनका पालन पोषण होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बेटे को अपने घर में रहना होता है, ऐसा मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है, चीजें अभी बदल रही हैं। बेटी को क्या होता है, दूसरे के घर जाना होता है। तो बेटी वहीं क्यों नहीं रहती? क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति, उसके कार्य और उनकी बनावट, उनकी सब चीजों के आधार पर ये निर्णय होता है कि उनका जो है, उनके आगे के जो नर्चरमेंट है वो अगले घर में होगा, अगले परिवार में होगा। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, पेशियों का भी नामकरण है। तो पेशियों के नामकरण में क्या है, जैसे कार्य के आधार पर जो पेशियां हैं उनका नामकरण क्या है, वो उनका नामकरण है, जैसे बाहां की पेशी, जैसे मतलब जो बाजू होता है ना हमारा, जिसमें मैंने जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बताया था, तो जिसे आप बाजू बोलते हैं, बाहां बोलते हैं। तो ये बाहां की जो पेशी होती है, ये क्या होती है, ये कार्य के आधार पे होती हैं। जैसे इनका मूवमेंट अलग होता है, तो ये अपने फंक्शन के आधार पे बटी होती हैं। तो इसमें कौन सी आती है, बाहां की पेशी, जिसे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस भी कहा जाता है। ठीक है? फिर आती है आकृति के आकार की पेशियों की बात। फिर कुछ पेशियों का जो है आकार क्या है, तो ऐसा क्यों किया गया है? कुछ की आकृति जैसे होती है, जैसे एक पेशी है डेल्टोइड मसल। तो डेल्टोइड मसल जो है, इसका नाम क्यों रखा गया डेल्टोइड मसल? क्यों? क्योंकि ये डेल्टा के प्रकार की है। जैसे डेल्टा होता है ना, इस प्रकार से, यूं पर्वत के आकार से, यूं इस प्रकार से डेल्टा होते हैं। तो ये डेल्टा के, इसका नाम क्या रख दिया गया है, डेल्टोइड मसल। फिर कुछ स्थिति के आधार पर उनके नामकरण किए गए हैं। पर जो नाम रखे गए हैं, जो रिब्स होती है ना हमारी, वहां की जो मांसपेशियां होती हैं, उनके स्थिति के आधार पर रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो रिब्स के बीच में उन्हें स्पेस लेना है। तो अब जब रिब्स के बीच में उन्हें जाके रहना है, तो उनका नामकरण भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उनका नाम क्या है,
उनका नाम रख दिया गया है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल्स। जैसे रिब्स होती है ना, कोस्टल रिब्स एंड ये, तो उसमें क्या है, इनका नाम भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रख दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ पेशियों का नामकरण। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. फिर इसमें ओके ओके गुड। फिर हमने आगे जानना है पेशियों का उद्गम और निवेशन, ये क्या होता है। पहले हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, पेशियों का निर्माण कैसे होता है, पेशियों में क्या क्वालिटी होती है वो हमने जाना, संकुचन होता है। फिर पेशियों का नामकरण किस प्रकार से रखा जाता है, तो जो नामकरण रखा जाता है वो स्थिति के आधार पर, बनावट के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, और उनमें जो तंतु पाए जाते हैं उन वो किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, फिर अब हम जान रहे हैं कि पेशियों का जो उद्गम है और निवेशन है वो क्या है। तो जो उद्गम जो होता है पेशियों का, उससे क्या तात्पर्य है, उससे तात्पर्य है पेशी का वह सिरा जो पेशीय संकुचन होने पर स्थिर अवस्था में होता है, वो क्या होता है, वो उद्गम स्थान होता है उसका। ठीक है, वो सिरा अस्थि के जिस हिस्से से जुड़ता है जाकर के, उसी स्थल को क्या कहते हैं, उद्गम स्थान कहते हैं। तो उद्गम से, पेशियों के उद्गम से क्या तात्पर्य हुआ, पेशी का वह सिरा जो अस्थि के जिस हिस्से से जाके जुड़ता है, उस स्थल को क्या कहते हैं, उद्गम स्थान। ठीक है, अर्थात कि उसका ओरिजिन पॉइंट जो है, पेशी का मसल का जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन जो है वो ये है कि जहां पे वो संकुचन होने की अवस्था में होती है, जहां से वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करती है, जहां से वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करती है वो क्या है, उसका उद्गम स्थान है। और जहां पे वो जाके रिलैक्स हो जाती है जिस अस्थि के पास जुड़ करके, वो उसका निवेशन है। ठीक है, वो उसका निवेश करने का, वहां पे वो जाके निवेश करती है, एंड करती है, वो वहां वो सिरा क्या है, उसका गतिशील हो जाता है। तो उद्गम वाला जो स्थान जो होता है इसका, इसमें क्या है, ये अस्थि के जिस सिरे से जुड़ती है वो पेशीय संकुचन होता है वहां पे, और उसी स्थान को क्या कहते हैं, उद्गम स्थल। ठीक है, फिर पेशियों के क्या है, उनके कार्य के अनुसार उनके उद्गम स्थल भी अलग अलग होते हैं, उनमें भी डिफरेंट होता है। जैसे पेशी का जो क्या होता है, वो सामान्यतः उद्गम स्थल जो है अक्षीय कंकाल के ज्यादा समीप रहता है। तो अक्षीय कंकाल आप लोग समझ ही रहे हैं, अक्षीय कंकाल में क्या आता है, जो अक्षय कंकाल में कौन कौन सी बोन्स बताई थी हमने, अभी पढ़े हम लोग परसों ही। खोपड़ी, कशेरुक दंड, हम्म, छाती की अस्थियां। वेरी गुड। तो जो पेशियों का जो उद्गम स्थल है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि पेशियों का जो उद्गम स्थल है ये अक्षीय कंकाल के ज्यादा समीप रहता है। ठीक है, खोपड़ी, कशेरुकदंड और छाती की अस्थियां। ठीक है, तो इनके ये ज्यादा समीप रहता है। फिर इसमें क्या है, फिर हम बात कर रहे हैं निवेशन की। उद्गम तो हो गया कि उद्गम किस प्रकार से होता है पेशियों का, तो उद्गम जो होता है वो पेशियों के संकुचन होता है उसमें, और वो अस्थि के जिस हिस्से से जुड़ा रहता है शुरुआत के से, उसी में क्या होता है, वहीं से उसका उद्गम स्थल होता है, तो वो पेशी का मैम आवाज origin नहीं आ होता रही है। है। आवाज नहीं आ रही है, मैम आवाज आ रही यहाँ है? तो आ रही है। अच्छा, किनको नहीं आ रही है आवाज? मैम हमको अच्छा, तो आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कुछ? क्योंकि आपकी आवाज भी ना इको कर रही है, काफी रुक रुक के आ रही है। बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तो फिर पेशी निवेशन होता है, इसमें पेशी का जो गतिशील सिरा होता है उससे के उस हिस्से से जिसमें पेशी का निवेशन होता है, वही क्या है, वो गतिशील सिरा होता है। अस्थि के जिस हिस्से में पेशी का निवेश होता है, पेशी का उद्गम नहीं, जहां पे पेशी का निवेश होता है वो गतिशील सिरा होता है अस्थि का। ठीक है, जहां से उसका उद्गम होता है वो उसका स्थिर सिरा होता है, और वो उसका गतिशील सिरा नो होता है। मैम बिल्कुल ठीक भी है, नहीं आ रही है, मैं तो बस स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आपको? सुमन जी है ना आप?
आप बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है? दीपिका जी, मीनू जी, बैजंती जी, यस भावना जी, मैम, बाकी हमें आ सभी रही लोगों है। को आवाज क्लियर आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम कम आ रही है। यहाँ से तो फुल है वॉल्यूम। चलिए देखते हैं। तो अभी आ रही है आपको आवाज? सुमन जी, अभी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके, दैट्स गुड। तो जो निवेशन है पेशी का, पेशी के निवेशन का क्या अर्थ है? पेशी का निवेशन का अर्थ है अस्थि के उस गतिशील सिरे से, जो जिसमें अस्थि के उस हिस्से में जाके उसका निवेशन होता है, अर्थात जो अस्थि का गतिशील सिरा होता है वही मांसपेशियों का निवेशन स्थान होता है, वही उनका निवेश का स्थल होता है। तो आप लोग निवेशन से अंडरस्टूड हैं? मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ, मैम एक देखिए। बार और बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, जो निवेशन है, निवेशन क्या है? जैसे देखिए, उद्गम जो था, उद्गम स्थल, ये दो स्थल हैं पेशियों का, उद्गम और निवेशन। अर्थात पेशियों का जो ओरिजिन है, जो जहां से पेशियां निकलती हैं और जहां को जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाइसेप्स की मसल है, तो वो कहाँ से निकली? कंधे से निकली ना, शोल्डर से निकलेगी ऊपर से, और जाके कहाँ मिलेगी? कोहनी में। तो जो कंधे से निकली वो क्या है? उसका ओरिजिन पैलेस, ठीक है। कहाँ पे हो गया वो? उसका ओरिजिन पैलेस है। और फिर नीचे जो वो हो गई, तो नीचे क्या हुआ? उसका निवेशन का स्थान हो गया। तो ऐसे यही क्या है? उद्गम स्थल और निवेशन स्थल। फिर निवेशन स्थल क्या है? पेशी का जो गतिशील सिरा होता है ना, जहां से जाके वो मूवमेंट करना शुरू करती है। जैसे कोहनी में हुआ, तो कोहनी से मूवमेंट शुरू हो गया उसका। तो फिर ये क्या है? क्योंकि वो गतिशील है, तो उस सिरे पे उसका निवेश होता है, ठीक है। पेशी का उद्गम स्थल और निवेशन, तो ये कहाँ पे होते हैं? पेशी इस निवेशन जो है अस्थि के गतिशील सिरे में होता है। अभी अंडरस्टूड है आप लोगों को? यस मैम। ओके। तो ये क्या होता है? ये भी अक्षीय, जैसे उद्गम जो हमने पढ़ा था कि वो अक्षीय कंकाल के समीप होता है, तो निवेशन क्या होता है? ये दूर से जुड़ा रहता है, ये उसके पास नहीं होता है, ये अपर एक्सट्रीमिटी के पास में होता है। इसका जो निवेशन होता है, जो पेंडिकुलर जो स्केलेटन है, जो उपांगीय अनुबंधी जो कंकाल तंत्र है, उससे ज्यादा इसका पास में होता है, बजाय कि एक्सियल स्केलेटन के, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन के पास में जो होता है वो उद्गम स्थान होता है। फिर क्या है? पेशियों की क्रिया के अनुसार ही क्या होता है? इनके उद्गम स्थल जो है वो बदलते रहते हैं, जैसे उनकी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे पेशियों के क्रियाकलाप होते रहते हैं, उसी के आधार पर उनके उद्गम स्थल जो हैं बदलते रहते हैं। ये निश्चित नहीं रहते हैं, सर्टेन नहीं रहते हैं, ये अनिश्चित रहते हैं और बदलते रहते हैं, ठीक है। फिर इनका क्या होता है? निवेशन स्थल भी बदलता जाता है। फिर इसमें क्या है? नेक्स्ट है हम पेशियों की बनावट। तो पेशियों की बनावट कैसे होती है? पेशियों की बनावट जो होती है वो पेशी तंतु के विभिन्न आकारों में होने के कारण होती है। जो पेशी तंतु होते हैं ना, उनके वो विभिन्न आकारों में व्यवस्थित हो जाते हैं, उसी के कारणवश, उसी की वजह से पेशियों की बनावट निर्धारित होती है। जो मसल फाइबर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था ना, कोलेजन फाइबर्स, ऐसे ही क्या होता है? मसल फाइबर्स भी होते हैं। तो मसल फाइबर्स के जो जो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स जो होते हैं, वो उनके अलग अलग आकार में वो क्या करते हैं? वो अलग अलग आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और उनके इस विभिन्न आकार के एडजस्टमेंट के कारण ही पेशियों का स्ट्रक्चर बनता है, मसल्स की बनावट बनती है, ठीक है। फिर इसमें क्या है? जो तंतुओं की विभिन्न व्यवस्थाओं के फलस्वरूप ही क्या होता है? पेशियों की जो शक्ति होती है ना, जो तंतु होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनके एडजस्टमेंट के कारण ही पेशियों की जो एनर्जी होती है, जो उनकी पावर होती है, और जो उनकी गतिशीलता होती है, और उनकी जो स्थिरता होती है, जिससे लायबिलिटी जो उनकी होती है, और लचीलापन, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनका मूवमेंट, और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सब क्यों होता है? जो तंतुओं की जो विभिन्न व्यवस्था होती है, जो फाइबर्स का एडजस्टमेंट होता है, उसी की वजह से पेशियों में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। पेशियों में तंतुओं की एडजस्टमेंट के कारण क्या क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है
गतिशीलता, स्थिरता, लचीलापन और उनकी शक्ति। ठीक है। तो फिर इसमें क्या है, जो मेन इसमें थिंग हमें इम्पोर्टेंट है वो हमें समझना है, क्या है वो है पेशी के मध्य भाग के लंबे होने से ही पेशी में गति जो है वो अधिक होती है। जो पेशी का मध्य भाग होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेशी है, ठीक है, उसका जो मिडिएवल जो पार्ट है, उसका जो मिडिल पार्ट है, उसी का, क्योंकि वो ज्यादा अधिक लंबा जो होता है, उसी की वजह से वहीं से उसमें क्या है, उसमें वही ये मिडिल पार्ट से ही उसमें गतिशीलता ज्यादा होती है। ठीक है। जो मसल्स में जो मूवमेंट बनता है वो किस वजह से बनता है, वो उसका, क्योंकि उसका जो मिडिल पार्ट है वो अधिक लंबा है। जो उसका मिडिल पार्ट होता है वो अधिक लंबा हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, उसमें मूवमेंट बनता है, इसी वजह से वो मूवमेंट कर पाती है। ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि जो पेशियां हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे सिर की पेशियां हो गई, चबाने की पेशियां हो गई, और अलग अलग से हैं। वक्ष की पेशियां हो गई, पीठ की पेशियां हो गई। तो इसमें ये क्या हो, किस प्रकार से हैं, तो इन्हें जानने से पहले हम जानेंगे कि कुछ फेसिकल्स भी होते हैं मांसपेशियों में, तो ये क्या होते हैं। तो जो फेसिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्केलेटन फाइबर्स, कंकालीय तंतु जो होते हैं ना, इनके छोटे छोटे गुच्छे होते हैं। तो ये गुच्छों के पूरे समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। फिर यही क्या होते हैं, यही फेसिकल्स बन जाते हैं। ये फेसिकल्स क्या होते हैं, ये ही जाके मांसपेशियों में समाहित होते हैं, ये गुच्छे के रूप में। तभी क्या होता है, मांसपेशियां जो हैं पूरा मांस का एक गुच्छा हमें प्रतीत होती हैं। ठीक है। किसके कारणवश प्रतीत होती है मांस का गुच्छा, फेसिकल्स के कारणवश। और फेसिकल्स क्या होते हैं, ये कंकालीय तंतु के छोटे छोटे गुच्छे के समूह होते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को, फेसिकल्स क्या होते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को। जी जी मैम आ मैम आ रही है। हाँ, तो देखिए यस फेसिकल्स जो मैम आ होते रही है। हैं, हाँ ओके, फेसिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंकालीय तंतु के छोटे छोटे गुच्छों के समूह। और यही फेसिकल्स जाकर के मांसपेशियों में मांस के गुच्छे बनाते हैं। ठीक है। तो मांसपेशियों में मांस के जो गुच्छे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो फेसिकल्स की वजह से बनते हैं। और फेसिकल्स क्या होते हैं, कंकालीय तंतुओं के छोटे छोटे गुच्छों के समूह। ठीक है। तो ये फेसिकल्स होते हैं। फिर इनमें क्या है, इनमें जैसे फेसिकल्स जैसे बहुत सारी पेशियों में फेसिकल्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्स पेशी हो गई, जो धारीदार पेशियां होती हैं। फिर पंख के समान जो पीनट पेशी हो गई, विंग्स जैसी जो पेशियां हैं, इन सबके हम बताएंगे नाम, कौन कौन सी पेशी किस प्रकार से है और कैसे वो दिखती है, कैसा उनका आकार प्रकार है। फिर गोलाकार पेशी हो गई, कुछ गोल पेशियां हैं। फिर मुख की जैसे ऑर्बिकुलस ऑरिस पेशी हो गई, और आंखों की पेशी हो गई ऑर्बिकुलस और ऑक्यूलाई पेशी हो गई। तो ये सारी पेशियां क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें फेसिकल्स होते हैं, मांस के गुच्छे होते हैं। ठीक है। जो कंकाले तंतु के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं ना, तो वो इन पेशियों में होते हैं। फिर जैसे स्ट्रेप पेशी हो गई, तो स्ट्रेप पेशी हमने यहाँ देखा, तो स्ट्रेप पेशी का जैसे उदाहरण है, तो जो धारीदार पेशियां होती हैं उनकी वो कैसी होती हैं, जैसे गर्दन की जो हो गई स्टर्नोहाइड पेशी हो गई। गर्दन में हमने बोन जाना था, तो कौन सी बोन है गर्दन में, हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गर्दन में हाइयोइड बोन है, तो उसी के जैसे हमने बताया था ना, स्थिति के आधार पे और उसकी बनावट के आधार पे। तो स्थिति के आधार पे क्या है, क्योंकि वहाँ हाइयोइड बोन है, तो वहां पे जो मांसपेशी हुई कौन सी हुई, स्टर्नोहाइयोइड। ठीक है। गले की जो मांसपेशी हुई वो हो गई स्टर्नोहाइयोइड, जो हाइयोइड बोन को कवर करती है मांस, उसे कह दिया गया है स्टर्नोहाइयोइड। फिर जो उदरीय भित्ति है, जो एब्डोमिनल रीजन, अभी आवाज आ रही है, बिल्कुल बहुत ही हल्की है, बहुत ज्यादा काम आवाज क्लियर है। हल्की है, बहुत ज्यादा काम। अच्छा, नो मैम बहुत हल्की आ रही है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है। नो मैम। यस मैम, नो मैम। यस मैम। आ रही है मैम। अभी तक बहुत अच्छी आवाज कितने लोग आ नो रही बोल है, रहे हैं, अभी बहुत ही कम आवाज है, बहुत ही कम आवाज है। अच्छा, कितने लोगों को हो रही है प्रॉब्लम, दो को, तीन को, चार को, या सभी को।
मैम मेरे साथ जस्ट अभी हुई है। आपकी आवाज भी बिल्कुल इको हो रही है, ऐसे रिपीट हो रही है। नेटवर्क तो अच्छा है। अच्छा, आप थोड़ा नेटवर्क में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों तक तो आवाज ठीक से पहुंच पा रही है। नहीं, आवाज हल्की आ रही है ना, हल्की आ रही है। अच्छा, बहुत हल्का साउंड आ रहा है। बाकी हाँ। सबके साथ भी यही प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नहीं मैम। नो यस मैम भी बोल रहे हैं कुछ। आ रही है। आप लोग ना थोड़ा नेटवर्क में आने की कोशिश कीजिए, तो ओके मे बी मैम। प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो। अब आज यहाँ करके तो बाहर नहीं जा। क्योंकि यहाँ पे तो वॉल्यूम भी फुल है और मैं भी काफी तेज ही बोल रही हूँ। जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो लोग बताएं, अभी मेरी आवाज क्लियर है? मैम अब मैम अभी क्लियर आ रही है। क्लियर है। ओके ओके, देन गुड। ओके, सो वी हैव टू कंटिन्यू। या देखिए हम ओके ओके, हम जान रहे हैं कि स्ट्रेप्स ये पेशी, इनके बारे में हमने फेसिकल्स के बारे में जाना। फेसिकल्स क्या होते हैं? तो फेसिकल्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे जैसे कंकाले तंतु जो होते हैं, उनके छोटे छोटे गुच्छे होते हैं। वो गुच्छों का पूरा समूह, गुच्छों का जो पूरा समूह होता है वो फेसिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या होते हैं? पूरे मांस के गुच्छे के रूप में आ जाते हैं। तो ये कुछ पेशियों में जाके समाहित हो जाते हैं। जैसे कौन सी पेशियां? जैसे स्ट्रेप पेशी हो गई, और जो पंख के समान पेशी हो गई, जैसे और बिल्कुल आंख की पेशी हो गई। उन सब में जाकर के ये इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कुछ गोलाकार पेशियां भी हो गई, जैसे कंधे के ऊपर की जो है गोल पेशी हो जाती हैं। तो ये उनमें आ जाते हैं, ये स्पेस ले लेते हैं। ये जो फ्लैशी जो होते हैं, मांस के जो भाग होता है, ये पूरे स्पेस फिलिंग होते हैं। ठीक है, बाकी जो स्पेस होते हैं वहां पे उनको ये भर लेते हैं, तो इसलिए इनको फेसिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनके कुछ उदाहरण हैं। तो जैसे स्ट्रेप पेशी कौन सी हो गई? जैसे हमने पहले ही पढ़ा था पेशियों के नामकरण में। तो पेशियों के नामकरण में हमने पढ़ा था उनके कार्य के आधार पर, स्थिति के आधार पर, और उनकी आकृति के आधार पर, और तंतुओं की दिशा के आधार पर हमने पढ़ा था कि पेशियों का नामकरण होता है। तो यहीं पे क्या है? स्ट्रेप पेशी जो है, स्ट्रेप अर्थात के धारीदार। स्ट्रेप का हिंदी मीनिंग हो गया धारीदार, जिसमें धारियां हों। ठीक है, तो धारीदार पेशी जो है वो कौन सी है? वो है गले की। तो गले में कौन सी बोन है? गले की जो हड्डी है उसका नाम है हायोइड बोन। ठीक है, तो उसी की, क्योंकि उसके नाम के आधार पर हो गई, क्योंकि उसकी स्थिति गले की है, तो उसकी स्थिति के आधार पे गले की पेशी का नाम रख दिया गया है। उसका नाम है स्टर्नोहायोइड पेशी। ठीक है, स्टर्नोहायोइड मसल। फिर जो उदरीय भित्ति की जो है, जो एब्डोमिनल जो रीजन की जो है, एब्डोमिन कैविटी की जो मसल है, जो उदरीय भित्ति की मसल है, उसका नाम क्या रख दिया गया है? रेक्टस एब्डोमिनस पेशी। तो ये जो स्ट्रेप पेशी है, इनका इनकी स्थिति के आधार पर नामकरण दिया गया है। अर्थात इनकी जो स्थिति थी, क्योंकि वहां पर जैसे देखिए उदरीय भित्ति है तो वो एब्डोमिन कैविटी हो गई। तो वो क्या हुआ? क्योंकि वो एब्डोमिन कैविटी है तो एब्डोमिन में पाई जाने वाली मांसपेशी को क्या कहेंगे? रेक्टस एब्डोमिन्स मसल। ठीक है, तो रेक्टस एब्डोमिन मसल उसका नाम हो गया वहां पे। फिर नेक्स्ट जो आती है वो फ्यूजिफॉर्म पेशी है। तो फ्यूजिफॉर्म कौन सी है? फ्यूजिफॉर्म हो गई जैसे बाजू की, बाहां की जो बाइसेप्स पेशी है। ठीक है, वो उनका, वो कौन सी मसल्स के एग्जाम्पल में आएंगी? वो आएंगी फ्यूजिफॉर्म पेशी का उदाहरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फ्यूजिफॉर्म पेशियों या फिर बाहां की जो बाइसेप्स पेशी है वो निम्नलिखित किसका उदाहरण है? स्ट्रेप पेशी, फ्यूजिफॉर्म पेशी, या फिर ऑर्बिकुलस या गोलाकार पेशी का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? वहां की जो बाइसेप्स पेशी है, फ्यूजिफॉर्म मसल। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो मांसपेशियों के प्रकार आता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? आप लोगों को, आप लोग रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो मांसपेशियों के प्रकार जो हैं, फिर मांसपेशियों के प्रकार आते हैं। छोटी बड़ी कुल कितनी है? 519 मांसपेशियां होती हैं। वैसे क्या होता है, कहीं कहीं पर 650 मांसपेशियां भी बताई गई हैं।
जिनका माइक खुला है वो ऑफ कर लीजिए प्लीज। और कोई भी लेफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी किसी की भी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया है। तो जब क्लास खत्म होगी तो तब हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग तब बाद में लेफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यस मैम। ओके। तो मांसपेशियों के जो प्रकार हैं, जैसे हमने बताया कि टोटल मांसपेशियां जो हैं, कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग वो 519 है, कुछ के अकॉर्डिंग 650 है, और कुछ लोग तो उन्हें 825 तक भी बताते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है, हम लोगों को नंबर्स इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मांसपेशियां हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मांसपेशी कहाँ पे है, ठीक है। मांसपेशियों में कम ही ऐसा पूछने को या देखने को मिलता है कि उनका नंबर्स पूछा जाता है। उनमें क्या है, उनके प्रकार पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, मांसपेशियों के दो भेद माने गए हैं। जैसे एक तो होती है ऐच्छिक पेशी और दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी। पहली जो ऐच्छिक पेशी है वो हो गई वॉलेंट्री मसल्स, और दूसरी जो हो गई अनैच्छिक वो हो गई नॉन वॉलेंट्री। ऐच्छिक अर्थात इच्छानुसार, अनैच्छिक अर्थात जो डिपेंडेंट होती हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की पेशियां हो गई, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ठीक है। अब इनमें ऐच्छिक में कौन कौन सी आएगी, तो ऐच्छिक पेशी जो कौन सी हो गई, इसमें पराधीन, पराधीन पेशी भी, इसे पराधीन मांसपेशी भी कहते हैं। ये क्या है, जो ऐच्छिक पेशी जो है, अर्थात हमारी इच्छा के अनुसार, जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार जो मांसपेशियां कार्य करती हैं, वो कौन सी होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ठीक है। वो डिपेंडेंट रहती हैं, वो हम हमारे लिए तो वो हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम पे वो डिपेंडेंट रहती हैं, ठीक है। जैसा हम चाहेंगे वैसा वो काम करेंगी, जब हम चाहेंगे तब वो वर्क करेंगी। तो उनके जो फंक्शंस हैं वो हमारी इच्छा पर निर्भर करते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाती हैं, ऐच्छिक पेशियां। ऐसी पेशियां जो मानव इच्छा पर निर्भर करती हैं कि वो उनका मूवमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगी, ऐच्छिक पेशियां। फिर ऐच्छिक पेशियों का प्रयोग करना ना करना मनुष्य इच्छा पर है। इसमें क्या है, ये कौन कौन सी हैं, जैसे हाथ और पैर की मांसपेशियां। यदि हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने हाथ को हिलाएं या हम अपने पैर को चलाएं या चलें या उठें या नहीं उठें, तो हम नहीं चाहेंगे, ठीक है, तो वो नहीं वर्क कर सकते जब तक हम अपने हाथ को नहीं उठाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमसे कोई एब्यूजिव भाषा का या लैंग्वेज का प्रयोग किया, या फिर हमसे कुछ भी बोला, और हमने ऐसा सोचा कि अभी हम इसे थप्पड़ मार दें या इस पे तुरंत हम एक्टिव होकर के इसको एक्टिवली हम रेस्पॉन्स करें, तो रेस्पॉन्स कौन करेगा, या तो जिह्वा करेगी या फिर हाथ करेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जिह्वा तो बाद में ही रेस्पॉन्स करती है, सामने वाला जिह्वा से बोलता है, लेकिन यदि कोई रेस्पॉन्स करता है तो उसका हाथ ही करता है, ठीक है। तो हाथ पैरों की एक्टिविटी वो शो करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्थिर बुद्धि है, जैसे जिसे गीत श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ भी कहा गया है, तो वो क्या है, वो कम ही प्रयोग करते हैं हाथ पांवों का इस प्रकार से जवाब देने में। तो ये क्या हुआ, ये ऐच्छिक पेशी हो गई। तो ये क्या है, अब मनुष्य यदि हम चाहेंगे तो ये एक्टिव होंगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं। जिनका स्वयं पर नियंत्रण होता है, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, वो जैसे चाहें जब चाहें उस हिसाब से इन्हें चला सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, हाथ पांव की जैसी पेशियां हो गई, ये हो गई ऐच्छिक पेशियां। ये क्लियर है आप सभी को। यस मैम। यस मैम। ओके। फिर क्या आता है, फिर आता है अनैच्छिक पेशी, फिर आता है अनैच्छिक पेशियां। तो अनैच्छिक पेशियां जो है वो कौन सी हैं, वो है स्वाधीन मांसपेशी। वो अपनी मर्जी से चलेंगी भाई, वो हमारी मर्जी से नहीं चलेंगी, ठीक है। वो क्या, ये जो मांसपेशियां होती हैं, ये इंडिपेंडेंट रूप में, स्वतंत्र रूप में अपना फंक्शन पूरा कंप्लीट करती हैं। अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जिनका भी ऑन है, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लिए कहेंगे तो आप ऑन कर लीजिएगा, इससे बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होती है ना। तो जो अनैच्छिक पेशियां हैं, इसका क्या है, ये रूप में अपने फंक्शंस में अपने सारे कार्य खुद करती हैं, और मनुष्य जो है, मानव इनको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन आती है क्योंकि हम सभी योग के विद्यार्थी हैं, योग के अध्यापन। तो इसमें क्या है, जो योग के उच्च अभ्यासी हैं, जिनके गहन अभ्यास हो चुका है योग के क्षेत्र में, जैसे बहुत से महर्षि और संत महात्मा हुए हैं, तो उनका इन
पेशियों पर भी उनका नियंत्रण उन्होंने पाया है। ठीक है, जैसे हृदय की गति को भी उन्होंने कुछ समय के लिए रोका है, समाधिस्थ भाव में भी वो लोग गए हैं। तो ये सब तभी संभव है जब समाधि की पराकाष्ठा में वो लोग लीन रहे हों, और उससे पहले के सभी सप्तांग योग को उन्होंने फॉलो किया हो, तत्पश्चात वो इस ये करना संभव है। ठीक है, उससे पूर्व नहीं। तो शुरुआत में तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल योर इन नॉन वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो ये क्या है, अनैच्छिक पेशियों को ह्यूमन के माध्यम से ह्यूमन जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो खुद अपने अपने कंट्रोलर खुद होते हैं, उनका रिमोट कंट्रोल उनके पास होता है, मानव के पास नहीं होता है। तो वो कौन सी हो गई, वो हो गई अनैच्छिक पेशियां। फिर इनका कार्य जो होता है, उनके पास उनका रिमोट कंट्रोल क्यों रहता है, उनके पास इसलिए रहता है क्योंकि वो जो है निरंतर दिन रात वो कार्य करती रहती हैं। अब मनुष्य के हाथ में यदि आ जाए तो मनुष्य ठहरा इतना आलसी कि वो कभी तो रिमोट का स्विच ऑन करे, कभी ऑफ करे। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो चलने वाली है नहीं। तो इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां जो हैं, इन्होंने अपना रिमोट कंट्रोल खुद के पास ही रखा है, और ये अपना नियंत्रण खुद ही करती हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन संस्थान की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, जितनी लंग्स की हैं, ट्रेकिया, एल्वोलाई, ब्रोंकाइज, और ये सारी जितनी यहाँ पे जो मसल्स पाई जाएंगी, ये सभी क्या हैं, ये सभी अनैच्छिक पेशियों के ही उदाहरण हैं। फिर हृदय की जो पेशी हैं, जितनी कार्डियक मसल्स जो होती हैं, वो कार्डियक सारी मसल्स जो हैं नॉन वॉलेंट्री मसल्स हैं, वो अनैच्छिक है, वो अपने हिसाब से चलती हैं। जो हृदय का जैसे साउंड होता है लब एंड डब, तो वो सब क्या है, वो उसका लब डब साउंड, उसका बीपिंग साउंड, वो सब क्या है, वो अनैच्छिक पेशियां उसके हिसाब से ही चलता है। क्यों, क्योंकि उसका नेचुरल ऐसा प्रोसेस होता है कि उन्हें 24 घंटे चलना ही होता है। तो फिर इसमें क्या है, श्वसन संस्थान की मांसपेशियां हो गई, हृदय की पेशियां हो गई, और अग्नाशय जिसे कि पेनक्रियाज भी कहते हैं। और पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में आती है। अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, तो वह कौन सी है, वह है अग्नाशय। अग्नाशय वह ग्रंथि है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसमें क्या है, अन्न नली, आहार नली मैम जिसे एक हम बार और कहते बता हैं। दीजिए। हाँ देखिए, जो अग्नाशय है, अग्नाशय जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ऐसी इकलौती ग्रंथि है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, जिसे दोनों रूप में जाना जाता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन अर्थात के अंतःस्रावी भी है, जिसमें जिसमें हार्मोन्स भी आते हैं, जो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है और जो एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करती है। वह इकलौती ग्रंथि कौन सी है, वह है अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय इसमें बहिर्स्रावी भी है, ये एंजाइम्स भी बनाती है, और ये अंतःस्रावी भी है, ये हार्मोन्स भी स्रावित करती है। जिसके बारे में आपने सुना होगा, डायबिटीज एक बीमारी होती है जो इंसुलिन नामक हार्मोन के कम श्रावण या फिर अत्यधिक श्रावण की वजह से होती है। ठीक है, तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो किससे निकलता है, वो निकलता है पेनक्रियाज से। अग्नाशय से। हाँ जी, वो निकलता है अग्नाशय से। ठीक है, तो अग्नाशय जो है ये भी अपनी ही इच्छा से कार्य करता है। ठीक, फिर इसके बाद आती है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस आ गया, ये अन्न नली, आहार नली जिसे आप बोलते हैं। तो इसकी जो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे टॉफी, चॉकलेट या फिर कुछ भी ऐसे खाने का गले में जो अड़ जाता है, जैसे कुछ रुक जाता है जब खा रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, उनकी कॉन्ट्रेक्शन की कैपेबिलिटी उस टाइम पे काम नहीं कर पाती है। तो क्यों, क्योंकि वो लोग अनैच्छिक होती हैं, ये सारी चीजें अनैच्छिक हैं। तो अपनी ही जब इनका कॉन्ट्रेक्शन इन्होंने चाहा तब हुआ, और तब वो चीज नीचे को उतरती है, तब वो चीज सटकी जाती है। तो ये होता है क्योंकि इनकी नॉन वॉलेंट्री, ये ह्यूमन के माध्यम से कंट्रोलेबल नहीं कार्य खुद करती हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। यस मैम। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, मैम ये जो आईज की जो हाँ हाँ, प्लग होती है ना हमारी, पुतलियां होती हैं, आंखों की जो पुतलियां होती हैं, वो मैंने आपको अभी बताया। नहीं आंखों की मैम, जो पुतलियां, प्लग होती है ना, बार बार देखिए, ओपन और आप क्लोज होती है। हाँ, वो भी अनैच्छिक में आएंगी, अच्छा, वो भी वो अनैच्छिक अनैच्छिक है। में आएंगी, मतलब वो हमारे, हाँ, क्योंकि वो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है।
ठीक है, वो जी स्वतः मैम। कार्य करती हैं। जी मैम। थैंक यू मैम। जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं ये स्वतः, हाँ जी, वो स्वतः ही कार्य करती हैं। जो पलकों का झपकना है ये सब अनैच्छिक में आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्वाधीन है, ये स्वाधीन है, ये हम पर डिपेंड नहीं है, इन्हें इनका रिमोट कंट्रोल इनके पास ही है। तो पलकों का झपकना हुआ, श्वसन, हमारा सांस लेना हुआ, और श्वसन संस्थान का पूरा कार्य करना हुआ, हृदय की पेशियां जितनी भी, हृदय का धड़कना हुआ, और अग्नाशय का काम हुआ, और अन्न नली, ऑसोफेगस, तो ये सब क्या है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई, अनैच्छिक। हमारे हिसाब से पेशियों के प्रकार हैं, तो पेशियों के प्रकार क्या है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो ऐच्छिक अर्थात जिन्हें हम हमारी इच्छा के अनुरूप कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की पेशियां। फिर अनैच्छिक जिन्हें हम हमारे हिसाब से नहीं कर सकते, जो नेचुरली कंट्रोल बाय देमसेल्व्स, जो अपने आप ही स्वतः ही नियंत्रण अपना रखती हैं, जैसे हृदय की पेशियां, श्वसन संस्थान के समस्त पेशियां, लंग्स की, और ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, समस्त उसकी पेशियां आगे जो आएंगी, ये तो अंग हैं। फिर इसमें अन्न नली, ऑसोफेगस और अग्नाशय और पलकों का झपकना, ये सब जैसे ये सब जितने भी अंग हैं ये अनैच्छिक पेशियों में आते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अपने आप कंट्रोल करती हैं स्वयं को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस ओके। यस मैम अच्छा अच्छा, क्या बताएं, ऐच्छिक वाला फिर से रिपीट कीजिए, आप क्या पूछ रहे हैं? मांसपेशी के कार्यों जो स्टार्टिंग से बताया था आपने। अच्छा, स्टार्टिंग से बताएं। जी, जी, ओके, स्टार्टिंग से पहला टॉपिक। पहला टॉपिक। अच्छा, मांसपेशियों का निर्माण। जी, जी, ओके ओके, तो देखिए मांसपेशियां हैं क्या, हम लोगों ने ये जाना है, मांसपेशीय संस्थान के संस्थान तो कोई भी चीज तब बनती है, उसमें छोटे छोटे अंग होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तब जाकर वो एक बड़ा समूह बनता है, तो उसे संस्थान का नाम दिया जाता है। तो ये क्या है, मांसपेशियों का निर्माण जो है वो कैसे होता है, हमारे शरीर में जैसे हम सभी जानते हैं कोशिकाएं होती हैं, फिर उनके जो समूह होते हैं ऊतक भी होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। फिर जो इन्हीं सब कोशिकाओं से क्या होता है, जितनी कोशिकाएं होती हैं उन सब से ही मांसपेशियों की उत्पत्ति होती है। मांसपेशियों की उत्पत्ति किससे होती है, कोशिकाओं से। ठीक है, तो मांसपेशी का जो प्रत्येक तंतु होता है उसमें अनेकों कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। लेकिन जो मांसपेशी का जो एक प्रत्येक जो तंतु होता है, छोटे से छोटा भी जो उसका फाइबर होता है, जो तंतु होता है, उसमें भी अनेकों कोशिकाएं होती हैं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो मांसपेशियां क्या होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, जो शरीर, हमारे मानव शरीर का जो है अधिकांश जो बाह्य भाग और जितना भी आंतरिक भाग होता है वो संपूर्ण क्या है, मांसपेशियों से ही ढका रहता है, जिसे कि मांस भी कहा जाता है। जिसे जितना अधिक मांस या फिर जितना बॉडी को नीड होती है उतना मांस होता है, तो लोग फिर क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि उसकी कंकाल पर, उसके हड्डियों पर कम मांस है तो वो क्या कहते हैं, वो अस्वस्थ है। या फिर उन्हें क्या है, हाइपोथायरॉइड या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, हाइपो या फिर हाइपर, इस प्रकार की कुछ डिजीजेस से वो लोग ग्रस्त हैं, या उनके शरीर में जो है किसी भी न्यूट्रिएंट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ना शरीर में लग पा रहा है, तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुग्णावस्था है। तो मांसपेशियां क्या करती हैं, मांसपेशियों जो हैं ये शरीर के संपूर्ण ऊपरी हिस्से को ढकती हैं और आंतरिक हिस्से को भी ढकती हैं। तो मांसपेशियों का जो ऊपरी हिस्सा है, हाँ जी, एक बार अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी। हाँ हाँ बता रहे हैं, इसे एक बार क्लियर कर दूं ना, मैं फिर बता रही हूँ। तो शरीर का जो ऊपरी हिस्सा, जिसे हम डायरेक्टली कैन बी सी आईज, जिसे हम आंखों, वो सुंदर और सुडौल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो मांसपेशियों से ही ढका रहता है। ठीक है, तो ये अभी क्लियर है जिन्होंने पूछा था? यस मैम। यस मैम। ओके, अनैच्छिक पेशियां आप लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए ऐच्छिक बताया कि जो है वो पराधीन मांसपेशी होती है, अर्थात वो मानव की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, जैसे हाथ और पांव की पेशियां, मांसपेशियां। फिर अनैच्छिक जो है, अनैच्छिक मांसपेशी वो स्वाधीन, मानव की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती है।
जो अनैच्छिक पेशी है वो मनुष्य की इच्छा के अनुरूप नहीं चलती, वो अपनी इच्छा के अनुरूप चलती है। जैसे क्यों? क्योंकि उन्हें निरंतर दिन रात कार्य करना होता है, 24/7 उनका वर्क चलता रहता है, इसीलिए वो अपनी इच्छा से चलती हैं। ठीक है, जैसे पलकों का झपकना, श्वसन संस्थान की मांसपेशियां, हृदय की पेशियां जितनी कार्डियक मसल्स हैं, और अग्नाशय जिसे आप पेनक्रियास बोलते हैं अंग्रेजी में, और अन्न नली जिसे ओसोफेगस भी कहा जाता है। तो इन सब अंगों की जो मांसपेशियां हैं, अग्नाशय की, अन्न नली की, श्वसन संस्थान की और हृदय की पेशियां और पलकों का झपकना भी, ठीक है, तो ये क्या है, ये स्वतः ही अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये अनैच्छिक पेशियों की श्रेणी में आते हैं। तो अभी तक का क्लियर है आप लोगों को सभी को? यस मैम।